हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस संबंध में हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं। आम लोगों से भी हम बात करेंगे। इस सीरीज के तहत हम बात करने आए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष आशुतोष वर्मा जी से। आशुतोष वर्मा जी, आपका tribunehindi.com में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। पहली तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आशुतोष वर्मा जी का एक बड़ा राजनीतिक इतिहास है, एक बड़ी राजनीतिक विरासत से आपका ताल्लुक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विमला वर्मा जी के परिवार से हैं आप, उनके भतीजे लगते हैं रिश्ते में। और एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि आप का राजनीतिक जो मतलब एक होता है विरासत, मगर राजनीति की शुरुआत भी होती है। आपने छात्र राजनीति से ही राजनीति पे कदम रख दिया था। हम बात करेंगे, पूछेंगे। पहले तो चूंकि हमारी ये सीरीज में हम बहुत हिस्टोरिकल चीज़ों का भी हमने सोचा है लोगों से पूछने का। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी मतलब इस इंटरव्यू के पहले आपने बताया कि आप NSUI से, आपने छात्र राजनीति से आपने शुरुआत किया। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह की एंट्री थी। एक वक्त था जब देश में जयप्रकाश जी की क्रांति थी और युवाओं में उनके प्रति बहुत आकर्षण था। उसी दौरान 74-75 में मेरी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ही कांग्रेस की थी जी। और उस पृष्ठभूमि के रहते हुए 74-75 में मैं जिले के एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का अध्यक्ष बना जी। और अध्यक्ष बनने के बाद 74-75 में ही मुझे NSUI का जिले का अध्यक्ष बनाया गया। NSUI के जिला अध्यक्ष रहा मैं। उसके बाद क्रमशः मैंने यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में काम किया और लगभग 16-17 साल तक मैं लगातार जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा। और उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए हम छात्र जीवन से ही काम करते आ रहे हैं और उसी के प्रति अभी तक समर्पित भी हैं। हमारी बातचीत चल रही थी, इस दौरान आपके चुनाव की चर्चा हुई। आपको 2 बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। उस समय जब चुनाव लड़े जाते थे वो दौर अलग था। सन 1993 और 98 में आपने चुनाव लड़ा और ये दौर है उससे लगभग 20 साल बाद। इस दौर के और उस दौर के चुनाव लड़ने के तरीके में और जो चुनाव होते हैं और जो आसपास का जो माहौल है, चुनावी माहौल, कितना फर्क आप देखते हैं? एक प्रत्याशी के तौर पे बताएं मुझे। आपका बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब बहुत बड़ा होगा जी। उस जमाने में निश्चित तौर पे जो चुनाव लड़ने की पद्धति थी जी। और पार्टियों में जो राजनीतिक संस्कार थे उसकी मैं कमी महसूस करता हूँ आज के दौर में। उस समय जो चुनाव होते थे तो लोग बोलते थे कि वोटर स्लिप क्यों बांटना चाहिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया तो हमारे समय तो बंटती थी, पार्टी बांटती थी। तो उस समय मानसिकता ये थी कि जो बड़े लीडर भी कहलाते थे वो वोटर स्लिप लेके खुद जाते थे, तो वो स्लिप भी देते थे, संपर्क भी करते थे और अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पार्टी को जताने की कोशिश भी करते थे। बाद में धीरे धीरे वो एक ऐसी प्रक्रिया बन गई कि ये तो बंटवाना ही है, तो 100 रुपये रोज का आदमी लगा के बंटाने लगे जिसका कोई औचित्य नहीं था। ना आदमी वो किसी को जानता, ना किसी को वो करता। तो चुनाव लड़ने के तरीके में बहुत फर्क आया है। उस जमाने में पैसे की चकाचौंध तो तब भी थी, पर सिर्फ पैसे की चकाचौंध में जीतना उस वक़्त संभव नहीं था। उस वक़्त आदमी पार्टी तो देखता ही था, कैंडिडेट भी देखते थे। जितना छोटा चुनाव होता था उतना ज़्यादा कैंडिडेट बेस्ड होता था और जितना बड़ा चुनाव होता था वो पार्टी बेस्ड होते जाता था। पर पार्टी के साथ साथ उस वक़्त कैंडिडेट भी देखते थे। तो हमने महसूस किया अपने दोनों इलेक्शन में, हालांकि दोनों चुनाव में हारा और हारने के कारण ऐसे हैं कि उनको इस इंटरव्यू में बयान नहीं किया जा सकता, पर उसके बहुत कटु अनुभव हुए
और दूसरा, मैंने उस जमाने में ये गौर किया कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ती थी कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ हर जगह एक मुस्लिम चेहरा और एक आदिवासी चेहरा ये लड़ाते थे। और ये लड़ाने के कारण क्या होता था कि कांग्रेस का जो वोट बैंक माना जाता था उस ज़माने में, उसमें विभाजन हो जाता था और भारतीय जनता पार्टी उस विभाजन के कारण जीत जाती थी। जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूँ कि पहला चुनाव मैं 4,419 वोट से हारा था जी। और उस समय वीपी सिंह जी अलग हुए थे, उनने जनता दल बनाया था। तो जनता दल से राजा राम राय को सिवनी में टिकट मिली और 4,419 वोट से मैं हारा और 5,125 वोट उनको मिले थे। जनता दल का बैनर, उसमें उनके हरी झंडी, उनका झंडा ही था वो, और उससे पूरा शहर पट गया था। और आपको तो मालूम है अपने शहर में मुस्लिम बाहुल्य एरिया बहुत है। जी जी। तो मैंने मेरे और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में जितना जीत हार का अंतर रहता था उतने कुल वोट जनता दल को मिलते थे। और एक ट्राइबल खड़ा था, ट्राइबल तो नहीं ले पाया था ज़्यादा वोट, पर मेन ये होता। तो इस तरीके की रणनीति से चुनाव लड़ना जी। कि जाति धर्म, इस पे कभी कांग्रेस ने विश्वास नहीं किया। इसका खामियाजा कई जगह भुगती कि सब जात को लेके चलना है, सब धर्मों को लेके चलना है, तो उसका नुकसान भी हुआ। और देखते देखते आज तो राजनीति स्पष्ट तौर पर विभाजित हो गई और एक बहुत हार्ड लाइन खिंच गई और उस हार्ड लाइन पे विभाजन होते चला गया। राम मंदिर का दौर आ गया बीच में और राजनीति जो है वो गलत दिशा में जाने लगी। आपके राजनीतिक कैरियर में आपने चुनाव भी खूब देखे होंगे। आपको ऐसा कोई ऐसा चुनाव याद आता है आपके पूरे कैरियर में, आपके चुनाव से अलग कोई ऐसा चुनाव कि जो लगता हो कि हाँ ये सिवनी के इतिहास में, चूंकि आप सिवनी से बेस्ड हैं तो इसलिए मेरा क्वेश्चन सिवनी के इतिहास में ये सबसे मज़ेदार और सबसे शानदार चुनाव था? अब वैसे तो अपने अपना हर चुनाव का महत्व होता है, लेकिन जो 1980 या 79 में हुआ था चुनाव, वो चुनाव बहुत रोचक था। किसके बीच में हुआ? वो उस चुनाव में कांग्रेस ने अब्दुल रहमान फारूकी साहब को उम्मीदवार बनाया था जी। और अपोजिशन से कीरत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, जो कई चुनाव लड़ चुके थे, सिवनी से कई बार लड़ चुके थे जी। जनसंघ को जब उम्मीदवार नहीं मिलते थे तब वो चुनाव लड़ते थे जनसंघ का दिया लेके। वो चुनाव रोचक इस दृष्टि से था कि सिवनी के चुनाव में पहली बार जाति और धर्म के नाम पर विभाजन करने की कोशिश की गई और ऐसा लगता था कि बागरी समाज का बहुत बड़ा वो है और बागरी समाज कांग्रेस को मिलती भी नहीं थी उस वक़्त। तो वो चुनाव में माने ये तक कहा गया कि फारूकी जीत जाएंगे तो अलीगढ़ बन जाएगा, तो पाकिस्तान बन जाएगा। इस तरीके के प्रचार कुछ निर्दलीय टाइप के कैंडिडेट्स भी करते रहे, लेकिन अंततः कांग्रेस 1500-1700 वोट से अब्दुल रहमान फारूकी साहब जीत गए। और कीरत सिंह जी के लिए वो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद जब अच्छा समय आया तो बीजेपी ने खुद ही उनको कभी टिकट नहीं दी। हाँ, जब मतलब बीजेपी का जीतने वाला दौर आया तो बीजेपी ने कीरत सिंह जी को टिकट नहीं दी। एक चीज़ मुझे पूछना था इस पूरे परिदृश्य में, आप राजनीतिक परिवार से हैं, लोगों का हो सकता है कभी आपको किसी ने आपको ये कहा हो कि राजनीतिक परिवार का आपको राजनीति में फ़ायदा मिला है, तब आपका क्या जवाब होता था? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य का सवाल इसलिए है कि हमारी तो विरासत ही कांग्रेस की है जी। हमारे फादर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जी। और हमारी बुआ सेंट्रल में मिनिस्टर रहीं, स्टेट में मिनिस्टर रहीं जी। तो कई बार यही कहा जाता था कि हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो इसी कारण मिल रहा है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। अच्छा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो एक कारण रहता ही है पारिवारिक पृष्ठभूमि का, और
हमने जो राजनीति शुरू की थी वो छात्र जीवन से शुरू की थी। जी। छात्र जीवन में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, फिर जिला कांग्रेस में रहे, उसके बाद उम्मीदवार बने। उसके बाद उम्मीदवार बने। जी। ऐसा नहीं था कि विमला वर्मा जी सांसद बनी और हम उम्मीदवार बन गए सिवनी के। जी, जी, जी। तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती थी। अब मैं आपको फारूकी साहब के चुनाव का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने टिकट मांगी थी उस वक्त जी, जी, सिवनी से, जी, और मेरे फादर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जी। तो फारूकी साहब ने अपने भाषण में एक सुझाव रखा कि अध्यक्ष जी आप एक एक महामंत्री को एक एक विधानसभा का प्रभारी बना दीजिए ताकि जिला कांग्रेस और कैंडिडेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आप बताइए आपको कौन चाहिए। तो उन्होंने मेरा नाम लिया महामंत्री के रूप में कि आप इनको सिवनी प्रभार दे दो। तो फारूकी साहब कहते हैं कि आप तो इनको दे दो मेरे को। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई एक तो ये मेरा बेटा है, दूसरा इसने टिकट मांगी थी सिवनी से, तो क्या आपका बेटा है तो मेरा भतीजा है, मैं अपने भतीजे को मांग रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है। मैंने उस समय इतना, फिर आपको प्रभारी बनाया गया। हाँ, हमको प्रभारी बनाया गया जी। और पूरे चुनाव का संचालन किया हमने। जी। और कभी मन में हमारे ये नहीं आया कि ये निपटेगा जब तो हमको मिलेगी और कभी उनके मन में नहीं आया कि ये हमको निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज ये जो दौर है, इस दौर में जब ढेर सारे उम्मीदवार पार्टी से आते हैं तो तब ये वाली भावना की कमी नजर आती है। अब मैं कमी बेसी की बात ना करके मैं एक बात करना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जो है जी। उसको टिकट मांगने का पूरा हक है। जी। राजनीति में यदि महत्वाकांक्षा ना हो तो सक्रियता नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। महत्वाकांक्षा होगी तब आदमी सक्रिय रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि टिकट मांगने के लिए सबने प्रयास करना चाहिए, पर जब मिल जाए उसके बाद फिर एक होकर पार्टी का काम करना चाहिए, जिसमें अभी कमी दिखती है। मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार आई थी, बहुत दिनों बाद आई थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और फिर चले गए। तो कैसा महसूस हुआ बतौर कांग्रेसी आपको, क्योंकि कई दिनों बाद चांस मिला था मध्य प्रदेश में? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो हर सच्चे और पक्के कांग्रेसी को उस बात का दिल से दुख हुआ कि इतनी मेहनत कार्यकर्ताओं ने की और एक नेता की बेईमानी के कारण सरकार चली गई। यदि उस समय कई स्टेट में ये बात आई थी, राजस्थान में भी आई थी, 2 लोग दावेदार थे, मध्य प्रदेश में भी थे, पर हाईकमांड ने जो फैसला कराया वो लोगों ने मंजूर किया। जी। और सिंधिया जी को तो मैं समझता हूँ बहुत छोटी उम्र से बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया। उसके बाद भी उनने एक वाक्य को बेस बना के उनने कह दिया था वो अतिथि शिक्षकों की हड़ताल के वक्त कि यदि हमारी सरकार है, सरकार यदि नहीं मानेगी तो मैं आपके साथ सड़क पे उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी दिल्ली में थे, उनसे वहाँ ये प्रश्न कर लिया पत्रकार ने कि सिंधिया जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि सड़क पे उतर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा भाई उतर जाएंगे तो उतर जाएं। वो वाक्य को लेके ऐसा बवाल मचा कि वो विधायक तोड़ के ले गए, बीजेपी में ऐसा लग रहा है जैसे बहाना चाहिए था। हाँ, वो ऐसा लगा कि जो उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हुई सीएम बनने की, तो गिराने के लिए उनने उस चीज का बहाना बनाया और वो सरकार गिर गई। और सरकार गिरने का सबसे ज़्यादा माने दुख तो पूरे प्रदेश में हुआ, पर महाकौशल में इसलिए हुआ कि महाकौशल में द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के बाद पहली बार सीएम मिला था महाकौशल को, महाकौशल क्षेत्र। हाँ, नहीं तो महाकौशल क्षेत्र का सीएम नहीं बना था। अच्छा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, काफी लंबे अरसे बाद आपको एक बड़ा पद सौंपा गया है। अब एक प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव आप कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी मेहनत
इस उम्र में कमलनाथ जी कर रहे हैं चुनाव के लिए, उतनी मेहनत करना बहुत मुश्किल काम था, फिर भी कर रहे हैं। दूसरा, संगठन में कसावट लाने की दृष्टि से परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस बार पूछ के बनाया जा रहा है प्रदेश के पदाधिकारियों को, जिले के अध्यक्षों को, कि भाई चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव लड़ना है तो आप पद मत लीजिए, और पद ले रहे हैं तो फिर चुनाव नहीं लड़िएगा। तो ऐसे कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 साल का जो शासन रहा है बीजेपी और शिवराज सिंह का, शिवराज सिंह का ही रहा एक छत्र, तो इनने इतना प्रदेश में हालत खराब कर दी है कि प्रदेश पे आज 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। बड़ा कर्जा होता है, 3.25 लाख करोड़। और उसके बाद आप विकास यात्रा निकाल रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का कर्जा ले रही है आज भी सरकार, और विकास कार्य कुछ है नहीं। मैंने बल्कि अभी हाल ही में एक बयान जारी किया था, उसमें बहुत सी चीज़ों में बताया कि 18 जो बड़े राज्य हैं उनमें कोई भी स्थान में हम 9वें स्थान में नहीं है, 10 से नीचे ही है सब में, हर इंडेक्स में, हर सूचकांक जो है वो अपना नीचे ही है। अच्छा, ये सारी चीज़ों से अब हम हटते हैं, बहुत इधर उधर की चर्चा हो गई, वापस हम सिवनी में आते हैं। सिवनी में चुनाव जो है अब धनबल का चुनाव बन चुका है, पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं। इन परिस्थितियों को आप कैसा देखते हैं कि मतलब इतना पैसा खर्च करना, फिर चुनाव लड़ना, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने लगा है, लोग अब कई करोड़ों की बात करने लगे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रत्याशी जब एक किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, जब वो चुनाव लड़ता है इतना पैसा खर्च करता है, तो बाद में तो वो निकालने के लिए फिर जनता को जेब से ही निकालेगा ना? वो तो होता ही है। जो धारणा थी पहले कि चुनाव आदमी जनसेवा के लिए लड़ता है, अब जो पैसा लगा लगा के पूंजी, ऐसा जैसे कोई व्यापार में पूंजी लगाता है, उस तरीके से पूंजी लगा के आप चुनाव लड़ोगे तो मुनाफा कमाओगे, बिना उसके कहाँ जाओगे? तो अब तो ये हो गया कि धन सेवा के लिए आदमी चुनाव लड़ रहा है, जन सेवा के लिए कहाँ लड़ रहा है? या तो धन सेवा चाहिए या अपने काले कारनामों पे संरक्षण चाहिए। हाँ, एक वो भी वजह बन गई है। हाँ, पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है आपको, और रूलिंग पार्टी की यदि आप हो तो और पौबारा है आपकी, आपको सब तरीके का संरक्षण मिल रहा है, पुलिस का मिल रहा है, माइनिंग का मिल रहा है, एक्साइज का मिल रहा है, सबका संरक्षण मिल रहा है। और आज लोग 10-10 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात करने लगे अभी से चुनाव में, तो 10 करोड़ रुपए इधर होता है, बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी बड़ी रकम आप यदि खर्चा करने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब ये इससे कई गुना आपने कमाए होगे जब तो तक खर्चा करोगे। महाकौशल के भविष्य के लिए आप यहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं कि आप इस क्षेत्र में क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे आपकी कांग्रेस आए चाहे बीजेपी, वो बदलाव भविष्य में यहाँ पे अब होने बहुत ज़रूरी हैं? नहीं तो, चूँकि मैं ये पॉइंट क्यों रख रहा हूँ, इसकी वजह है मतलब प्रदेश की जो सरकार है उसके नेतृत्व की हमें यहाँ कमी काफ़ी नज़र आती है। और वो देखिए क्या है, द्वारका प्रसाद जी जो थे जी, वो बहुत सख्त प्रशासक थे, वो बहुत सख्त नेता थे जी, और उनका नाम भी बहुत था, उनका काम भी बहुत था। उनके बाद कोई नेता यहाँ महाकौशल रीजन में ऐसा हुआ नहीं कि वो उसका इतना रुतबा पूरे प्रदेश में हो। अब परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ तो नेतृत्व की कमजोरी थी, इसको स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था, जो आप मालवा एरिया और उधर की बात कर रहे हैं, वहाँ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, अपन उसमें थोड़े से पिछड़े हुए थे। जैसे आज अपन सिवनीज की बात कर लें तो आज 70 साल बाद बड़ी लाइन की जोड़ रही है अपनी, और वो भी ऐसी जोड़ रही है कि जो अपने को दिल्ली भोपाल की एक ट्रेन दिला देगी, है ना। रेलवे का नज़रिया इस समय पूरा बदल चुका है, रेलवे का नज़रिया कमर्शियल हो गया है। अभी आप देखो, पैसेंजर गाड़ी चालू नहीं हुई, मालगाड़ियाँ चालू हो गई, रैक पॉइंट बन गया। यहाँ के रैक पॉइंट में इतना गल्ला लोड हो रहा है कि किसी
मैंने किसी ने कल्पना नहीं किया था कि छिंदवाड़ा के रैक पॉइंट से आगे निकल जाएगा ये रैक पॉइंट। तो यहाँ मैंने जो रेल आई थी वो तो अंग्रेजों ने लाए थे ना। अंग्रेज कोई जनसेवा करने तो आए नहीं थे, वो तो व्यापार करने आए थे। तो उन्होंने देखा था कि यहाँ फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल उसका इतना स्कोप है कि यहाँ से कच्चा माल ले जाके हम पक्का माल बनाएंगे तो हमको मिलेगा। तो उस समय नैरो गेज में काम चल गया। मैं सिवनी गजेटियर पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि अंग्रेज़ों ने उस दौर में सिवनी के जो ये जंगल है इसको लेके एक नहीं कई किताबें लिखी जो कोलकाता से प्रकाशित हुई। लेकिन जंगल बुक तो फेमस है। हाँ, उसके अलावा भी बहुत सी किताबें जी। तो यहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट था और बांस और सागौन यहाँ का बहुत फेमस था। और एक ज़माने में चंदन बगीचा था, वो तो साफ ही कर डाले, नहीं तो उसका चंदन मैसूर के चंदन के बराबर माना जाता था सिवनी का। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी पर उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो हम उसको उतना डेवलप नहीं कर पाए। वो तो यदि ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होता यहाँ तो पता नहीं और क्या गत बनती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे काफ़ी लंबी चर्चा की। यूट्यूब वगैरह में इतना लंबे चर्चा लोग देखा नहीं करते हैं, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बातचीत हो। ये थे हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं आप, और कई बार अच्छा राजनीतिक अनुभव भी इनका रहा है, कई बार चुनाव इन्होंने लड़ा है, और चुनाव के अलावा आपकी जो एक राजनीतिक विरासत है वो भी एक उल्लेखनीय है, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया। tribunehindi.com में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए हम ये एक सीरीज़ लाए हैं जिस पे हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों से, नॉन पॉलिटिकल लोगों से। हमारी यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।